Hello everyone, welcome to eShiksha Assam. For more videos, like, share and kindly do subscribe. Today we will start with chapter 6, part 4 and the lecture is presented by me Bunty Saikia, an Unacademy educator. Unacademy के बारे में आपने सुना होगा. So my classes are going on there also. और यहाँ पर आज हम लोग complete करेंगे breathing and respiratory system in human beings. अभी तक हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन है जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो वो एरोबिक कहलाता है. सो इन ऑर्गेनिजम्स वे एरोबिक रेस्पिरेशन इज टेकिंग प्लेस, वहाँ पर ऑक्सीजन हमेशा सफिशिएंट इनटेक हो रहा हो ऑक्सीजन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज ऑफ दिस रीजन डिफरेंट organisms have developed different organs so that there is exchange of oxygen or carbon dioxide. So breathing is the process of taking in oxygen को अंदर लेना and releasing carbon dioxide and water vapor in atmosphere. Remember जब हम लोग रिलीज करते हैं सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं, साथ में वाटर वेपर भी एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं. सो ये जो प्रोसेस है उसे कहते हैं ब्रीदिंग. In plants, stomata is present for gaseous exchange. हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि कैसे स्टोमेटा गैसेस एक्सचेंज कर रहा है, तो डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे. फर्स्ट वी विल गो विद एनिमल्स. इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स डिफरेंट ऑर्गन्स आर देयर इन डिफरेंट एनिमल्स. और रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ह्यूमन बींग्स में ताकि गैसेस का एक्सचेंज हो सके. यू ऑल नो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट लिव्स ऑन लैंड. जो एनिमल्स लैंड पर रहते हैं उसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल. ये एनिमल्स एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं. सो दीज टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स दे हैव डिफरेंट ऑर्गन्स. उनके पास डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं और ये जो ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि जो सरफेस एरिया है ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट का, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है तो अगर छोटी जगह होगी तो कम ऑक्सीजन आएगा, अगर बड़ी जगह होगी तो फिर वो क्या करेंगे, ज़्यादा ऑक्सीजन भर पाएंगे, है कि नहीं. तो इसलिए वो इंश्योर करते हैं ये ऑर्गन्स कि जो उनका सरफेस एरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में रहे ताकि वो लोग ऑक्सीजन ले सकें. ये जो ऑर्गन्स होते हैं इनके ये काफ़ी डेलिकेट होते हैं और ये एक प्रोटेक्टेड बॉडी के अंदर प्रोटेक्टेड रहते हैं और एक पैसेज होता है जिसके थ्रू एयर इनके बॉडी में आता है. जैसे कि इन ह्यूमन बींग्स में क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या है, रिब केज है जिसके अंदर हमारे लंग्स होते हैं, वो आप आगे देखेंगे. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन एक्वेटिक एनिमल्स. सो एक्वेटिक एनिमल्स मतलब जो एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं, लाइक फिश. तो ये क्या है, एक्वेटिक एनिमल. पानी में ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में नहीं होता जैसे कि एटमॉस्फेयर में होता है. पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म में होता है. सो ये जो डिजॉल्व फॉर्म होता है इसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी कम होता है एयर के कंपैरिजन में. हियर आई हैव ड्रॉन 2 फिशेस. पहले वाले में आपको क्लोज गिल्स दिखाई दे रहे हैं और दूसरे में ओपन. सो व्हाट हैपेंस, जब फिश पानी मुंह के अंदर लेती है तो साथ में डिजॉल्व ऑक्सीजन भी जा रहा है, तो क्या पानी उसने मुंह पे लिया और गिल्स के थ्रू उसने फोर्सफुली बाहर छोड़ दिया. While doing this, जो ब्लड होता है वो इस वाटर का ऑक्सीजन खींच लेता है और उसको अपने बॉडी में सर्कुलेट कर लेता है. सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड इज फोर्स्ड थ्रू दीज गिल्स एंड ऑक्सीजन इज एक्सचेंज. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इस तरीके से एक्सचेंज हो जाता है. नाउ लेट्स सी द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन. ये मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगी, अगले कुछ मिनटों तक सिर्फ हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम ही डिस्कस करेंगे. सो पहली बात, वी हैव नोज. अब नोज का काम क्या है, हम लोग को एयर ब्रीथ इन करते हैं या फिर पहच होते हैं. सो यू हैव सीन कि हमारे नाक के अंदर कुछ फाइन हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं हमारे नाक के अंदर. सो व्हाट्स द यूज ऑफ दिस हेयर्स. तो ये जो हेयर्स होते हैं इसके साथ कुछ म्यूकस भी प्रेजेंट होता है जिसका काम होता है फिल्टर करना. हवा में इन द एयर देयर आर मैनी पार्टिकल्स, पॉल्यूटेड पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स है और कई बार तो कीड़े मकोड़े भी है. सो ये सब हमारा जब हम लोग ब्रीद इन करते हैं ये हमारे बॉडी के अंदर ना चला जाए, इसलिए इसे फिल्टर करने के लिए वी हैव दीज हेयर्स और म्यूकस. नाक के अंदर जो भी आपको गीला मिलता है लिक्विड, दैट इज म्यूकस. अभी जैसे कि मैंने बताया था कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में जो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो एक केज के अंदर बंद होता है फॉर द प्रोटेक्शन. सिमिलरली हियर आल्सो यू कैन सी द रिब केज. ये रिब केज क्या है, ये बोन्स है
जो कि हमारे बॉडी में जो भी ये लंग्स है, हार्ट है, इसको वो सेफ कर रहा है ताकि उसे कोई शॉक ना लगे, बाहर से कोई प्रॉब्लम ना हो. सो दिस इज अ सेफ्टी प्रोटेक्शन फॉर आवर लंग्स, हार्ट्स. सो दिस इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो यहाँ पर नोज के थ्रू एयर घुसती है अंदर. देन वी हैव द ट्रैकिया. ट्रैकिया इज द पैसेज. ट्रैकिया पैसेज है जिसके थ्रू अभी जो एयर है, ये जो ऑक्सीजन है, वो हमारे लंग्स में जाए. नाउ इन द ट्रैकिया वी हैव दिस रिंग ऑफ कार्टिलेज. ये रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है. इस कार्टिलेज का काम ये होता है कि जब हवा ना हो तो ये कोलैप्स ना करे. देखिए, बलून के अंदर अगर हवा नहीं है तो वो क्या होगा, वो पिचक जाएगी, फ्लैट हो जाएगा, है कि नहीं. सिमिलरली अगर हम लोग के ट्रैकिया में अगर सांस नहीं हो, अगर एयर नहीं हो, आप बोल सकते हैं, अगर एयर नहीं हो तो वो भी फ्लैट हो सकता है, आपस में कोलाइड कर सकता है, कोलैप्स कर सकता है. सो टू स्टॉप दैट वी हैव द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. देन यू कैन सी द लंग्स. और लंग्स के नीचे ये डायफ्रागम देखिए. सी दिस डायफ्रागम, ये एक मस्कुलर थिन पार्टीशन है, मसल्स का एक थिन पार्टीशन है जो कि थोरैक्स यानी कि चेस्ट को एब्डोमेन स्टमक एरिया जो हम लोग कह रहे हैं, इन दोनों को वो सेपरेट करता है. ये डायफ्रागम क्या करता है, दोनों एरिया को सेपरेट करता है. और ब्रीदिंग में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिससे कि वो लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एयर एंटर कर सके हमारे लंग्स में. लेट्स जूम इन और देखते हैं लंग्स. So in human lungs are 2 in number, 2 lungs होते हैं. And do you know the right lung is shorter than the left lung? जो right वाला लंग होता है human में, वो left से short होता है. So can you tell me in the comment section कि ये क्यों छोटा होता है left वाले लंग से? So very nicely I have shown the rings of cartilage in the trachea. Let's zoom in more और देखते हैं कि लंग्स के अंदर क्या स्ट्रक्चर्स है जिसके थ्रू हम लोग को ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही है. सो द ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू 2 विच इज नोन एज ब्रोंकाई और ब्रोंकस. हर एक ब्रोंकाई लंग्स के अंदर जाता है और वो कई सारे ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं जिसे कहते हैं ब्रोंक्यूलस. एंड दिस ब्रोंक्यूलस फाइनली लीड्स इनटू ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर नोन एज एल्वियोलाई. अगर हम एल्वियोलाई को बहुत जूम करके देखें तो हम देखेंगे कि इन द एल्वियोलाई देयर इज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल. जो एल्वियोलाई है उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स का पूरा एक नेटवर्क छा रखा है. यहाँ पे देखिए आप आर्टरीज, वेन्स, और हर एल्वियोलाई में आप देख रहे हैं कि कैसे एक नेटवर्क बना हुआ है आर्टरीज और वेन्स का. सो दे हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द ब्लड. हियर यू कैन सी 2 पिक्चर्स. फर्स्ट इज इन ब्लैक बैकग्राउंड. जो ब्लैक बैकग्राउंड वाले हैं उनका सिर्फ फ्रंट पोर्शन दिखाया गया है कि रिब्स का मूवमेंट या डायफ्रागम का मूवमेंट कैसा होगा. सेकंड वाला जिसमें वाइट बैकग्राउंड है वहाँ पे सिर्फ साइड पोस्चर दिखा रखा है कि डायफ्रागम कैसा रहेगा. नॉर्मल कंडीशन में डायफ्रागम हमेशा इतना ज़्यादा कर्व होता है. ये देखिए कितना कर्व हो रखा है. लेकिन जब हम सांस लेते हैं ये डायफ्रागम कर्व इतना ज़्यादा नहीं रहता है, या आप बोल सकते हो वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, वो थोड़ा सा फ्लैट जैसे दिखाई देगा. और जो हमारे रिब होगा वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे. जस्ट ट्राई टू ब्रीद इन. आप लोग ब्रीद इन करके देखिए, आपका जो रिब होगा वो थोड़ा सा ऊपर होगा. सो व्हेन वी ब्रीद इन 2 चेंजेस आर टेकिंग प्लेस. रिब्स हमारे ऊपर को जाएंगे और डायफ्रागम रिलैक्स होगा. इससे क्या होगा, एक कैविटी बनेगी लंग्स के अंदर ताकि बाहर से जो भी एयर है वो रश इन करे, वो तेजी से अंदर आए इस लंग्स के अंदर. सो दिस इज ब्रीद इन. जब हम ब्रीद आउट करेंगे डायफ्रागम दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में आएगा, यानी कि वो कर्व हो जाएगा जिससे कहते हैं डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और रिब्स हमारे नीचे की तरफ चले जाएंगे. इससे क्या होगा, लंग्स में जो कैविटी है वो कम हो जाएगी और जितनी भी एयर है लंग्स के अंदर वो बाहर की तरफ निकल जाएगी. सो एज आई सेड, रिब्स लिफ्ट होंगे, डायफ्रागम फ्लैटन होगा और चेस्ट में एक कैविटी बढ़ जाएगी और एयर क्या होगा, इट विल सक्ड इनटू द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स. और ब्रीद आउट में क्या होगा, रिब्स और डायफ्रागम नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे और थ्रू नॉस्ट्रल्स कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सेल्ड आउट. कार्बन डाइऑक्साइड नॉस्ट्रल्स के थ्रू यानी कि हमारे नोज के थ्रू बाहर छोड़ दिया जाएगा. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन एयर एंटर्स इनटू द एल्वियोलाई. जब एयर एल्वियोलाई में एंटर कर गया है तो फाइनली क्या हो रहा है वहां पर. सो अब तक हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि एयर एंटर करती है ट्रैकिया से, देन इट विल गो टू ब्रोंकस, फिर ब्रोंकस से वो ब्रोंक्यूलाइज में जाएगी और वहां से वो फाइनली पहुंच जाता है एल्वियोलाई में.
एल्वियोलाई में एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, और आपको पता है जो भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है हमारे बॉडी में वो ब्लड के थ्रू होती है। तो इन ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ब्लड होता है। सो व्हाट विल हैपन, जैसे ही इन ब्लड वेसल्स का ब्लड कांटेक्ट में आएगा एल्वियोलाई के, तो वो एल्वियोलाई में जितना भी ऑक्सीजन है वो ले लेगा ब्लड, और ब्लड फिर इसको ट्रांसफर करेगा टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। जब ये सेल यूज कर लेंगे इस ऑक्सीजन को, तो वो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। दे विल यूज द ऑक्सीजन एंड दे विल रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड। तब जो ये ब्लड वेसल्स में ब्लड होगा, ये डिफरेंट सेल से इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और वो उसको ट्रांसपोर्ट करेगा एल्वियोलाई के पास तक। देन दिस एल्वियोलाई विल टेक दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड थ्रू द ट्रैकिया इट विल ट्रांसफर इट आउट ऑफ द बॉडी, जिसे हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग आउट। तो थ्रू ट्रैकिया, नोज के थ्रू ये हम लोग हवा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं। Now let's see how this transfer occurs. ट्रांसपोर्ट कैसा हो रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का थ्रू ब्लड। पहला है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के प्रोसेस से, डिफ्यूजन मतलब जब भी कंसंट्रेशन कहीं पे ज़्यादा होता है वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। जैसे कि 2 ग्लास में अगर पानी है, उसको हमने एक पाइप से कनेक्ट कर दिया है। जिस ग्लास में ज़्यादा पानी है वो क्या करेगा, जिस ग्लास में कम पानी है उस तरफ वो फ्लो होगा। तो क्या हुआ, ज़्यादा पानी जो है वो कम पानी की तरफ फ्लो हो रहा है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक। तो ये कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों बराबरी में ना आ जाए। सो दिस इज डिफ्यूजन प्रोसेस। सिमिलरली इट हैपेंस इन द लंग्स ऑल्सो। सो एल्वियोलाई में कंसंट्रेशन क्या है, ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा है और ब्लड में कम है, इसलिए ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड की तरफ फ्लो होगा। सिमिलरली जब ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ब्लड में बहुत ज़्यादा है, इसलिए एल्वियोलाई ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से अपनी तरफ खींच लेगा। दिस वे द ट्रांसपोर्ट अकर्स बाय डिफ्यूजन। बट इन ह्यूमन बॉडी, हमारा बॉडी बहुत लार्ज है, तो इस लार्ज बॉडी में डिफ्यूजन सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ह्यूमंस में 3 इयर्स लग जाएंगे सिर्फ ब्लड को अपने हेड से टो तक, मतलब सर से पाँव तक पहुंचने में 3 साल लग जाएंगे इस ब्लड को, जिसमें ऑक्सीजन होगा। इसलिए एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। डू यू नो रेड कलर ऑफ अ ब्लड इज बिकॉज ऑफ दिस हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा एफिनिटी, हाई एफिनिटी, मतलब ऑक्सीजन के साथ ये बहुत ज़्यादा बाइंड हो सकता है, तो हाईली अट्रैक्टिव है टूवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है और वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में। सो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, ये रेड ब्लड सेल्स को रेड कलर देता है। सेकेंड, ऑक्सीजन के साथ ये बाइंड होता है क्योंकि इट इज हाई एफिनिटी टूवर्ड्स द ऑक्सीजन और उसको पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। ये तो हो गया ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है बॉडी में। वहीं पर अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हो रहा है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्युबल होता है वाटर में, और हमारे बॉडी में वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये इजीली डिसॉल्व हो जाता है ब्लड में, और ब्लड के थ्रू ये पास ऑन होता है एल्वियोलाई में, और बाद में हमारे बॉडी से वो एक्सपायर कर जाता है, यानी कि बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा।